दोस्तों, जब से इंसानों के स्पेस की दुनिया में जाने की शुरुआत हुई है, तब से इंसानों ने कई सारी नई टेक्नोलॉजी डेवलप करी है ताकि यूनिवर्स, गैलेक्सी और हमारे सोलर सिस्टम के साथ साथ हर वो चीज जो हमें पृथ्वी के बाहर की दुनिया के बारे में बताती है उसे हम जान सके। और आप ये जो छोटी सी लाइट देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं बल्कि हमारी पृथ्वी है। 25 अगस्त 2012 को अपने लॉन्च के 35 साल बाद वॉयेजर 1 ने हमारे सौरमंडल को बाय बाय कह दिया था। और जब ये मुसाफिर दूर गया तो इसने अंतरिक्ष की गहराइयों से हमारी पृथ्वी की तस्वीर करीब 3.7 बिलियन मील की दूरी से कैप्चर करी। अब ये मुसाफिर इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच गया है और करीब 43 साल 4 महीने बाद ये स्पेसक्राफ्ट अभी भी डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए वैज्ञानिकों से कम्युनिकेट कर रहा है। और जब ये मुसाफिर वहां पर गया तो इसने देखा कि इंटरस्टेलर स्पेस हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा अजीब है। तो आखिर इसने इंटरस्टेलर स्पेस में क्या देखा और आज ये किस हालत में है, तो चलिए निकल पड़ते हैं इस लंबे सफर पर। मैं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप रहस्य मीडिया नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, ये समय था साल 1964 का। नासा ने कुछ ऐसे तरीके इजाद किए जिसकी मदद से हम हमारे सोलर सिस्टम के बाहर मौजूद आउटर प्लेनेट के बारे में भी स्टडी कर सके। ग्रे फ्लेंडरो नाम के एक इंजीनियर ने यह अनुमान लगाया कि साल 1980 शुरू होने से पहले एक ऐसी अनोखी घटना घटेगी जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून ये सभी 175 साल बाद आमने सामने होंगे। और प्लेनेट की इस अलाइनमेंट में हम इंसान इस मौके का फायदा उठाकर इन सभी प्लेनेट में एक ही मिशन के जरिए जा सकते हैं, क्योंकि स्पेसक्राफ्ट का डायरेक्शन हर एक प्लेनेट के बाद चेंज हो जाएगा और स्पीड भी अपने आप बढ़ती रहेगी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा एनर्जी और रिसोर्सेज बचाए जा सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम ज्यादा दूर वाले प्लेनेट तक इसलिए नहीं जा पाते हैं क्योंकि हमारे पास इतने हाई पोटेंशियल के एयरक्राफ्ट नहीं है जो अपने साथ इतने रिसोर्सेज कैरी कर सके जो दूर तक पहुंच जाए। लेकिन इस तरह की घटना होने पर हम ऐसा बड़े आराम से कर सकते हैं। ऐसे में जहां हमें नेपच्यून पर नॉर्मल तरीके से पहुंचने में 30 साल लगेंगे, वही इस तरीके से हम उस तक 12 सालों में ही पहुंच सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, मेरिनर जुपिटर सैटर्न प्रोजेक्ट को 1972 की शुरुआत में ही शुरू कर दिया था, जिसमें करीब $360 मिलियन का खर्च आया। 4 मार्च 1977 में लॉन्च होने के कुछ ही महीने बाद इनका नाम बदलकर वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 रखा गया। दोस्तों, इन वॉयेजर्स में कंप्यूटर लगाए गए थे जो उड़ान के दौरान होने वाली प्रॉब्लम को फिक्स करने में मदद करते हैं। और 20 अगस्त साल 1977 वॉयेजर 2 नाम का स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष की गहराइयों में रवाना होता है और फिर उसके 16 दिन बाद ही वॉयेजर 1 भी उसके पीछे रवाना हो जाता है। लेकिन बाद में पता चला कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 केवल 2 प्लेनेट तक ही जा सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, ट्रेजेक्टरी में होने की वजह से वॉयेजर 1 इन्हें पास करता हुआ निकल गया। अब पहले तो ये प्लानिंग की गई थी कि ये दोनों ही वॉयेजर्स चारों गैस जायंट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून में जाएंगे। लेकिन बाद में पता चला कि वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 केवल 2 प्लेनेट तक ही जा सकते हैं। दोस्तों, अब ये इन्फॉर्मेशन मीडिया में फैलने लगी थी कि जुपिटर और सैटर्न तक ही केवल पहुंच जाएगा ताकि प्रोजेक्ट के कास्ट को कम किया जा सके। एक्सपर्ट्स ने इन दोनों को चुनने से पहले करीब 10,000 ट्रेजेक्टरी को देखा, लेकिन बाद में इन्हें चुना गया ताकि ये जुपिटर के साथ साथ उसके लार्जेस्ट मून तक पहुंच सके और फिर सैटर्न और उसके लार्जेस्ट मून टाइटन तक भी। ये रास्ता स्पेसक्राफ्ट को ये मौका देगा कि वह यूरेनस और नेपच्यून की तरफ अपने कदम बढ़ा सकता है। अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर कैरल सगेन ने एक गोल्डन रिकॉर्ड तैयार किया जिसमें 115 तस्वीरें एनालॉग फॉर्म और इनकोड करी है। उसके साथ ही ह्यूमन ग्रीटिंग को भी 55 अलग अलग भाषाओं में रिकॉर्ड किया गया था और हमारी अर्थ की नेचुरल साउंड जैसे कि हवा और बिजली कड़कने जैसी चीजों को भी रिकॉर्ड किया गया था। यहाँ की अलग अलग तरह के जानवरों और बर्ड्स वगैरह की भी साउंड इसमें रिकॉर्ड करके यहाँ पर फिक्स करी गई थी ताकि पृथ्वी में मौजूद जितनी भी अनोखी चीजें हैं उसका अस्तित्व इस गोल्डन रिकॉर्ड में शामिल हो जाए। उसके अलावा दोस्तों, ये वॉयेजर्स करीब 5 सालों तक ऑपरेट करने वाले थे और इतना समय इन दोनों प्लेनेट्स के साथ साथ इनके लार्जेस्ट मून पर स्टडी करने के लिए बहुत था। पर दोस्तों, जब ये मिशन लगातार चलता रहा तो वैज्ञानिकों की आशाएं बढ़ती रही और इन दोनों ही वॉयेजर्स ने उम्मीद से ज्यादा करके दिखाया, क्योंकि 5 मार्च 1979 को वॉयेजर 1 2,80,000 किलोमीटर दूर पहुंच गया था और यह वहां पर जुपिटर के बिल्कुल नजदीक था। तभी इनके लार्जेस्ट मून आयो और यूरोपा का भी तस्वीर इसने कैप्चर की। ऐसे में ये जो नई तस्वीरें थी, इसने रिसर्चर्स को जुपिटर के बारे में जानने के लिए कई सारे अलग अलग एंगल्स में तस्वीरें खींच कर दी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो ये कोई नई दुनिया है।
और जुपिटर के सबसे नजदीक वाले मून की भी नई तस्वीरें काफी यूनिक थी, जिसमें येलो, ऑरेंज और ब्राउन कलर की सरफेस मौजूद थी, जिससे वैज्ञानिक ये समझ गए कि यहाँ पर वोल्केनिक रॉक मौजूद है। यहाँ की तस्वीरों से 8 एक्टिव वोल्केनो भी देखे गए, जिसके बाद में यह पता चला कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा एक्टिव वोल्केनो आयो में मौजूद है। दोस्तों, अपने लॉन्च के लगभग 1 साल बाद वॉयेजर 1 सैटर्न के पास पहुंच गया और जो इससे एक्सपेक्ट किया गया था वैसा ही हुआ, जहां रिसर्चर्स को सैटर्न के बारे में और भी अच्छे से जानने का मौका मिला। यहाँ तक कि शनि के 3 नए मून को भी डिस्कवर किया गया। लेकिन जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो ये है कि सैटर्न के लार्जेस्ट मून टाइटन के बारे में काफी कुछ इंटरेस्टिंग चीजें पता चली, क्योंकि यह हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अकेला ऐसा मून है जिसका एटमॉस्फेयर काफी थिक है। साथ ही साथ ये भी पता चला कि शनि ग्रह के एटमॉस्फेयर की अपर लेयर में 7% हीलियम और 93% हाइड्रोजन मौजूद है। यहाँ तक कि सैटर्न की जो रिंग्स होती है ये आइस और डस्ट से मिलकर बनी है। और ये भी पता चला कि सैटर्न का जो छठा सबसे बड़ा मून है, जिसका नाम इनसेलाडस है, ये हमारे पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा सोलर लाइट रिफ्लेक्ट करता है। और जो तस्वीरें खींची गई वो ये साफ बताती हैं कि इसमें कई सारे गड्ढे मौजूद है जो जियोलॉजिकल एक्टिविटीज को इंडिकेट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब बात वॉयेजर 2 की आती है तो इसने कई सारी डिस्कवरीज करी, जहां 9 जुलाई 1979 को वॉयेजर 2 ने जुपिटर के सबसे नजदीक पहुंचकर इसकी शानदार तस्वीरों को कैमरे में कैद किया और 25 अगस्त 1981 को सैटर्न के पास सफलतापूर्वक पहुंचने के बाद इसने शनि ग्रह की बहुत सी तस्वीरें खींची और उसके बाद वॉयेजर 2 अपने सभी इंस्ट्रूमेंट के साथ यूरेनस की तरफ निकल पड़ा। ऐसे में दोस्तों 24 जनवरी 1986 को वॉयेजर 2 यूरेनस के काफी नजदीक पहुंच गया था और वहां से काफी नए डाटा सामने आए, जिसमें यूरेनस की 2 नई रिंग और 11 नए मून के बारे में पता चला। और यूरेनस का सरफेस टेम्परेचर भी काफी ठंडा था, जिसे -353 डिग्री फ़ारेनहाइट मेजर किया गया। दोस्तों, यूरेनस एक एंगल में रोटेट करता है और इसकी मैग्नेटिक फील्ड डिस्प्लेस होती रहती है, जिससे यह पता चलता है कि यूरेनस के दोनों पोल यानी कि साउथ और नॉर्थ पोल दोनों में एक जैसा ही टेम्परेचर रहता है। लेकिन ये प्लेनेट अपने टेम्परेचर को एक अलग ही तरीके से पूरे प्लेनेट में फैलाता है, जिसकी वजह से आपको हर जगह एक ही टेम्परेचर देखने को मिलता है। दोस्तों, ये जो पुराने डाटा मिले थे, इन्हें जब हाल ही में स्टडी किया जा रहा था तो ये पता चला कि ये प्लैनेट्स अपना एटमॉस्फेयर स्पेस में लीक करते हैं। ठीक ऐसा ही कुछ हमारा अर्थ भी करता है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे अर्थ में इतना ज्यादा एटमॉस्फेयर है कि वो अरबों खरबों सालों तक चलता रहेगा। अब दोस्तों, जब वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास पहुंचा तो रिसर्चर्स को ये बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वॉयेजर 2 नेपच्यून के पास से कोई इंफॉर्मेशन ला पाएगा, क्योंकि वहां पर काफी डार्कनेस थी। इसी वजह से नासा ने ऑस्ट्रेलिया में मौजूद डीप स्पेस रेडियो स्टेशन के एंटीना को बड़ा करवा दिया, ताकि नेपच्यून से आने वाले कमजोर रेडियो सिग्नल्स को भी कैच किया जा सके। ऐसे में दोस्तों 25 अगस्त 1990 को वॉयेजर 2 नेपच्यून के करीब 30,000 मील की दूरी पर पहुंच गया था, जो कि काफी अच्छा काम था। हमारी पृथ्वी सूरज से कितनी दूरी पर मौजूद है उससे 30 गुना ज्यादा दूरी पर नेपच्यून मौजूद है। ऐसे में वहां पर हमारी पृथ्वी पर आने वाली सनलाइट का 0.01% सनलाइट पहुंचती है, यानी कि आप समझ लीजिए कि वहां पर पूरी तरह से अंधेरा छाया रहता है। पर फिर भी वॉयेजर 2 ने मिस्टीरियस तस्वीरें खींचना शुरू कर दी, जिसमें यह पता चला कि ये जो ब्लू प्लेनेट का मेकअप है इसमें मीथेन मौजूद है और 6 नए मून के साथ 4 नए रिंग को भी डिस्कवर किया। उसके अलावा यह भी पता चला कि इस प्लेनेट में एक द ग्रेट डार्क स्पॉट नाम की काफी मिस्टीरियस जगह है और वहां पर करीब 1500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलती है, यानी कि ये जो तूफान है ये बहुत ही बड़ा है जो लगातार रोटेट करता है, जिसका साइज हमारे प्लेनेट अर्थ के जितना ही बड़ा है। और सिर्फ इतना ही क्यों, दोनों ही प्लेनेट यूरेनस और नेपच्यून अपनी तेज हवाओं की वजह से जाने जाते हैं, जिनकी स्पीड हमारी पृथ्वी पर चलने वाली हवा से 10 से 15 गुना ज्यादा तेज होती है। इन सब चीजों के बाद कुछ गलतफहमियां भी दूर हो गई, क्योंकि पहले यूरेनस और नेपच्यून को गैस जायंट समझा जाता था, लेकिन बाद में ये पता चला कि ये दोनों ही काफी हेवी सब्सटेंस से मिलकर बने हैं। पर दोस्तों, जब बात नेपच्यून के ट्राइटन नाम के मून की करे तो ये अपने प्लेनेट के नॉर्थ में मौजूद है और अब तक एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा डिस्कवर की गई जितनी भी नेचुरल बॉडी है उन सब में सबसे ज्यादा ठंडा ये है, क्योंकि इसका टेम्परेचर -235 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऐसे में वॉयेजर 2 इस मून के करीब 25,000 मील की दूरी पर पहुंचा तो इसके बारे में काफी कुछ जानने को मिला और यही सबसे आखिरी ऑब्जेक्ट था जिसे वॉयेजर 2 ने हमारे सोलर सिस्टम में ढूंढा था।
इसके बाद ये दोनों मुसाफिर बाहर चल पड़े थे। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम की इस यात्रा में आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। अब इसके आगे की जर्नी बाद में करेंगे। बाकी आज का वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।